तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में क्या देखा था। पार्ट 1 में हमने देखा था कि क्या ट्रांसफार्मर को आपको जब भी ट्रांसफार्मर आप बनाते हो या ट्रांसफार्मर को आप देखते हो तो उसमें क्या करते हो, आप दो प्रकार की सर्किट का अध्ययन करते हो। ठीक है, एक तो आपकी सर्किट हो जाती है इलेक्ट्रिक सर्किट और दूसरी सर्किट क्या हो जाती है, मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, दोनों ही सर्किट का हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दोनों ही सर्किट में क्या आपका वो होता है, आपकी दोनों ही सर्किट में क्या समानताएं होती हैं वो हमने पहले वीडियो में देखा था। ठीक है, तो पहले वीडियो में हमने दोनों सर्किट में कंपैरिजन को देखा था। ठीक है, तो अब आते हैं इस वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम उस वीडियो को आखिरी में जहां खत्म किए थे उससे आगे लेके शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने पिछले वीडियो में कंपैरिजन देखा था और इस वीडियो में हम देखते हैं दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इससे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और देखते ही पहले तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। ठीक है, तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर का देखे थे डिफरेंस। ट्रांसफार्मर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट होता है उसका हम डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो डिफरेंस है वो क्या है, आप जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हो, ठीक है, तो करंट जो उसमें करंट क्या होता है वो फ्लो करता है। करंट क्या करता है, फ्लो करता है। तो करंट को हम क्या कर सकते हैं, इंसुलेटर के द्वारा, मतलब इंसुलेटर लगा के करंट को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आप इंसुलेटर लगा दिए, ये देखिए करंट फ्लो कर रहा है, आप यहाँ इंसुलेटर लगा दिए तो करंट क्या होगा, फ्लो करना बंद कर देगा। यानी इस वर्ल्ड में इंसुलेटर ऐसा एग्जिस्ट करता है जो क्या करे, करंट को बहने से रोक सके। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए मैग्नेटिक सर्किट में कोई भी ऐसा इंसुलेटर एग्जिस्ट नहीं करता इस वर्ल्ड में जो क्या करे, मैग्नेटिक पाथ को बनने से रोक सके। ठीक है, मैग्नेटिक पाथ को बनने से रोक सके ऐसा इस वर्ल्ड में कोई इंसुलेटर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, हम मानते हैं कि एयर क्या है, एयर का जो कोर होता है, मतलब एयर कोर है, माध्यम है, तो उसका क्या होता है, वो जो मैग्नेटिक सर्किट है उसका सबसे बड़ा इंसुलेटर होता है। लेकिन उसमें भी क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स अपना पाथ क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। तो कहा जाता है कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसा इंसुलेटर एग्जिस्ट नहीं करता है जो मैग्नेटिक पाथ को उसके पाथ को फॉलो करने से, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को उसके पाथ को फॉलो करने से रोक सके। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला डिफरेंस। ठीक है, अब दूसरा डिफरेंस क्या है, देखिए दूसरा डिफरेंस जो है वो है, आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, तो किसी सोर्स से किसी लोड तक करंट को फ्लो होने में आपको कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। यानी आप सोर्स से लोड में जब करंट फ्लो होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली एनर्जी देना पड़ता है। उसमें क्या करता है, लोड सोर्स से कंटिन्यूअसली एनर्जी ड्रॉ करता है करंट थ्रू, वो करंट को फ्लो कराने में आपको कंटिन्यूअसली एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करते हैं तो वहां पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो नहीं कहते हैं, वहां पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो गया। ठीक है, तो वहां पे हम फ्लो शब्द इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि वहां पे हमको कंटिन्यूअसली एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। बस आपको शुरू में मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप कराने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो लगती है, उसके बाद आपको एनर्जी को सेटअप होने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है जो वो सोर्स से ड्रॉ करे। ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में डिफरेंस आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लिख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट।
मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, इसमें देखिए पहला जो डिफरेंस है आपका वो क्या है, देखिए पहला जो आपका डिफरेंस है वो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, यानी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, बट ठीक है, बट मैग्नेटिक इंसुलेटर does not exist in this world। ठीक है, does not exist in this world। ठीक है, it can completed its path at air gap पावर। ठीक है, यानी ये देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका मैग्नेटिक सर्किट होता है वो अपना पाथ क्या करता है, एयर गैप के भी थ्रू कंप्लीट कर लेता है, जबकि हम मानते हैं कि एयर गैप का क्या होता है, रिलक्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, परमेबिलिटी बहुत ही कम होता है, लेकिन उसमें से भी क्या करता है, ये अपने पाथ को कंप्लीट कर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी इंसुलेटर आपका मैग्नेटिक सर्किट में इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरा जो है आपका वो क्या है, दूसरा आपको बताया है इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट एक्चुअली ठीक है flows that means ठीक है, that mean it is continuously ठीक है drawing the current या the energy from the source ठीक है, यानी वो सोर्स से क्या करेगा, आपका कंटिन्यूअसली एनर्जी को ड्रॉ करेगा। ठीक है, बट in magnetic circuit ठीक है, in magnetic circuit the flux is established। ठीक है, the magnetic circuit flux is established ठीक है, established energy is required to establishment, मतलब उसको इस्टेब्लिशमेंट करने में जितनी आपकी एनर्जी खर्च होगी।
ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट करने में आपकी जितनी एनर्जी खर्च होगी ऑफ फ्लक्स, यानी फ्लक्स को आपको इस्टेब्लिश करने में जितनी एनर्जी खर्च होगी। उसके बाद नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट, मेंटेन इट, यानी इसको मेंटेन करने में आपको कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। जो आपको एनर्जी की आवश्यकता होगी इसको इस्टेब्लिश्ड करने में, या इस्टेब्लिश मतलब बनाने में क्या होगी, जो आपकी एनर्जी लगेगी वो लगेगी। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। ये आपके हो गए इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में डिफरेंस। ठीक है, ये दो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में डिफरेंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। आगे है आपको अगर आप ट्रांसफार्मर पढ़ते हो तो आपको मैग्नेटाइजेशन कर्व या बीएच कर्व या एमएमएफ वर्सेस फ्लक्स कर्व या करंट वर्सेस फ्लक्स कर्व को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको मैग्नेटाइजेशन कर्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटाइजेशन कर्व को बीएच कर्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो बीएच कर्व क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक डेंसिटी जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दोनों के बीच क्या होता है? आपका ये ग्राफ होता है। तो ये ग्राफ जो होता है आपका, एक तो देखिए आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल क्या होते हैं? एक दिशा में अलाइन नहीं होते हैं। ठीक है, एक तो होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, यानी इसमें जो आपके डाइपोल होते हैं वो एक दिशा में अलाइन नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, यानी इसमें क्या होते हैं? आपके जो डाइपोल होते हैं वो एक दिशा में क्या होते हैं? आपको थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो ये क्या होंगे? एक दिशा में क्या होंगे? अलाइन हो जाएंगे, सारे एक दिशा में चले जाते हैं। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें आप बोलचाल के भाषा में ये भी कह सकते हो, जिसमें चुंबकत्व का गुण क्या हो? बहुत ही कम हो। ठीक है, और मैग्नेटिक मटेरियल जिसमें चुंबकत्व का गुण बहुत ज्यादा आ जाता है, उसको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में आपके क्या आते हैं? डाईमैग्नेट, ठीक है, और पैरोमैग्नेट, ठीक है, पारामैग्नेट और डाईमैग्नेट। और मैग्नेटिक मटेरियल में आपके कौन से मटेरियल आते हैं? मैग्नेट, फेरोमैग्नेट जो होते हैं वो आपके इसमें आते हैं मैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं कि नॉन मैग्नेटिक जो मटेरियल है उसका बीएच कर्व या ग्राफ कैसा आता है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए। ठीक है, यहां डालिए पहले मैग्नेटाइजेशन कर्व या बीएच कर्व, इसी को भी कहते हैं एमएमएफ वर्सेस फ्लक्स कर्व। अभी आपको बताएंगे कि ये क्यों कहते हैं, और इसी को कहते हैं करंट वर्सेस फ्लक्स कर्व। ठीक है, इसी को इतने नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन कर्व, बीएच कर्व, एमएमएफ वर्सेस फ्लक्स कर्व या करंट वर्सेस फ्लक्स कर्व। ठीक है, तो इसमें जो हम पहला लेके चलते हैं वो क्या लेके चलते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लेके हम चलते हैं। इसमें आपका क्या आ जाता है? डाईमैग्नेट, ठीक है, डाईमैग्नेटिक, ठीक है, मटेरियल
यानी डाईमैग्नेट, डाईमैग्नेट, और आ जाता है इसमें पैरामैग्नेट। ठीक है, ये दोनों क्या होती हैं आपकी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में आती हैं। तो इसका जो आप परमेबिलिटी होता है वो क्या होता है, लो होता है। इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, लो परमेबिलिटी, यानी इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, लो परमेबिलिटी इसकी होती है। यानी इसमें क्या होता है, चुंबकत्व का गुण कम होता है, इसलिए इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, लो होती है। तो जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये देखिए आपका कुछ ग्राफ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ये आपका ठीक है, ये आपका H और ये आपका यहां से B। ठीक है, तो ये आपका H और ये B। ठीक है, अब यहां देखिए आपको पीछे अभी पिछले ही वीडियो में मैंने एक रिलेशन बताया था, वो था B बराबर, ठीक है, म्यू इंटू H। ठीक है, तो यहां पे हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को यूज कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, एयर को यूज कर रहे हैं। एयर को क्या माना गया है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल माना गया है, तो एयर को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे म्यू की जगह क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। ठीक है, म्यू नॉट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू देखिए कितनी होती है, ये आपका क्या कहलाता है, एयर की परमेबिलिटी कहलाती है। एयर की क्या कहलाती है, परमेबिलिटी कहलाती है। इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती है, एयर की परमेबिलिटी कहलाती है। इसका मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और आपको रिलेशन बताए थे, वो था H। ठीक है, H बराबर क्या था, MMF अपॉन L। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी MMF अपॉन L। ठीक है, तो यहां देखिए आपको कैसे रिलेशन आता है। तो देखिए यहां पे एक ट्रांसफार्मर की क्या है, कोर है, और ये इसकी वाइंडिंग है। ठीक है, ये कोर की वाइंडिंग है। यहां से करंट कोई फ्लो किया I, और ये क्या रहा N, और ये आपका फ्लक्स इस पाथ के थ्रू जा रहा है, यानी फाई फ्लक्स इस पाथ के थ्रू जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इस पाथ के यानी फ्लक्स के पाथ की आपकी क्या हो रही है, लंबाई तो चेंज नहीं हो रही है, फ्लक्स के पाथ की लंबाई चेंज नहीं हो रही है, यानी जो आपने कोर यूज कर लिया उसकी लंबाई चेंज नहीं हो रही है। तो ये क्या होता है, आपका फिक्स हो जाता है। और दूसरी चीज, MMF को आप क्या लिखते हो, N इंटू I अपॉन L हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिक्स। ठीक है, और टर्न आप उसमें पहले से दे चुके हो, तो ये N भी क्या होता है आपका फिक्स हो जाएगा, ये N भी क्या होगा आपका फिक्स हो जाएगा। तो यहां से देखिए ये H अब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, MMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, H किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, MMF और I के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशन मिल गया। दूसरा देखिए B बराबर क्या होता है, फाई अपॉन A। ठीक है, तो जो देखिए कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाता है आपका फिक्स हो जाएगा। तो यहां से हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं MMF स्लैश I, करंट I। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, देखिए MMF वर्सेस फाई कर्व और करंट वर्सेस फाई कर्व भी इसको कहा जाता है, और BH कर्व भी इसको कहा जाता है। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जब हम यूज करते हैं तो उसका देखिए BH कर्व कैसा आता है। ठीक है, देखिए यहां से देखिए इस समीकरण से
ये B बराबर म्यू नॉट इंटू एच है, जो ये कैसा समीकरण मिल रहा है, y बराबर m इंटू एक्स का, ठीक है। और ये किसका समीकरण होता है, स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का समीकरण है ये। तो देखिए यहाँ पे m क्या कहलाता है, ये होता है स्लोप, क्या होता है, स्लोप, ठीक है। तो देखिए जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार का क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है, और यहाँ पे ये क्या हो जाता है, स्लोप, ठीक है। और वो स्लोप किसका है, म्यू नॉट का, ठीक है, म्यू नॉट का क्या है, स्लोप है। तो देखिए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जब आप यूज करोगे तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप H की वैल्यू बढ़ा रहे हो वैसे वैसे B की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। आप जैसे जैसे H की वैल्यू बढ़ा रहे हो, देखिए V की वैल्यू बढ़ रही है, और जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, H की वैल्यू को घटाओगे वैसे वैसे क्या होगी, B की भी वैल्यू घटेगी। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में आपको ऐसा कर्व देखने को मिलता है। इसमें कोई भी हिस्टेरिसिस लूप नहीं बनता है, इसलिए क्या होता है, इसमें हिस्टेरिसिस लॉस भी नहीं होता है। तो कहीं कहीं आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि जब आप नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर रहे हो, यानी कोर में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर रहे हो, तो हिस्टेरिसिस लॉस कितना होगा, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी हिस्टेरिसिस लॉस नहीं होगा आपका, ये इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल पे, ठीक है। जब आप कोर में मैग्नेटिक मटेरियल यूज करोगे तो उसका BH कर्व कैसा आएगा वो हम देखते हैं, ठीक है। उसका BH कर्व कैसा आएगा, उसका ग्राफ कैसा आएगा, ये चीज हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें क्या होता है, फेरो मैग्नेट, ठीक है। फेरो मैग्नेट मटेरियल जो होते हैं आपके ये आते हैं, इसकी परमेबिलिटी कितनी होती है, हाई, हाई हाई परमेबिलिटी के ये होते हैं आपके, क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो देखिए मैग्नेटिक मटेरियल जब आप यूज करते हो तो आपको किस प्रकार का कर्व मिलता है, और मैग्नेटिक मटेरियल में आपकी जो ना यूज होने वाली चीजें हैं वो आपको क्या देखने को मिलती हैं, मतलब आपके काम लायक जो चीजें नहीं है, यानी वो लॉसेस के रूप में मिलती हैं, वो कौन सी चीजें हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम इसकी ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये कुछ ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आपका ये हो गया H ऑब्लिक MMF ऑब्लिक करंट I, और ये हो गया आपका B ऑब्लिक फाई, ठीक है, B ऑब्लिक फाई। तो जब भी हम मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप एक रिलेशन देखे ही होंगे, वो हो जाता है B बराबर म्यू इंटू म्यू आर, और ये हो जाता है H, ठीक है। तो आप पहले ही मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ चुके होंगे, इस म्यू आर को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी। ये क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल का गुण होता है जो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप कराने में सहायता प्रदान करता है। तो इसका मान कितना होता है, 2000 से 4000 के बीच होता है, और ये भी क्या रहता है, फिक्स नहीं रहता है, ठीक है, ये फिक्स, इसका मान फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम इसमें ग्राफ खींचते हैं तो हमको कुछ ग्राफ इस प्रकार से
पहले नॉन लीनियर पार्ट हल्का सा, और फिर नॉन लीनियर पार्ट, और फिर लीनियर, और फिर सैचुरेशन पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, लीनियर पार्ट, फिर हमको सैचुरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आप पहले H का मान बढ़ाते हो तो थोड़ा सा क्या होता है यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है, आप देखोगे कि फ्लक्स का मान क्या होता है, करंट आप बहुत ज्यादा लगाते हो इतना, तो फ्लक्स का मान थोड़ा थोड़ा इसमें बढ़ता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। फिर उसके बाद जब लीनियर पार्ट आता है तो यहाँ पे आप करंट का मान जितना बढ़ाते हो, यानी एमएमएफ जितना लगाते हो, उतना फ्लक्स आपका क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लीनियर में। उसके बाद एक पॉइंट आता है, ठीक है, एक ये पॉइंट आता है, मान लो कि ये फ्लक्स इतना है। ठीक है, ये फ्लक्स इतना है। ठीक है, और ये पॉइंट है। तो अब देखिए, अब इसके बाद आप ये पॉइंट इतना, ठीक है, तो देखिए ये इतना आप एमएमएफ लगाए तो इतना आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मिला, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपकी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपकी इतनी बढ़ी। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि आपको इतना फ्लक्स और बढ़ाना है। ठीक है, इतना फ्लक्स और बढ़ाना है, तो उसके लिए हमको देखिए, अब आप इतना फ्लक्स बढ़ाना चाहते हो लेकिन आपको करंट कितना लगाना पड़ रहा है, इतना करंट लगाना पड़ रहा है, तो हमको ये एक्स्ट्रा करंट यानी बहुत थोड़ा सा फ्लक्स बढ़ाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा करंट लगाना पड़ता है। तो वो किसके कारण होता है, वो होता है मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसके सैचुरेशन के कारण। ठीक है, तो सैचुरेशन का मतलब होता है कि मैग्नेट क्या हुआ, सैचुरेट कर गया, यानी उसके क्या हुए, जो मैग्नेट के डाइपोल हैं वो एक दिशा में क्या हुए, पूरी तरह अलाइन हो गए। उसके बाद इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा करंट को लेना पड़ता है। तो जिस पॉइंट पर ये सैचुरेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यानी इस पॉइंट के बाद क्या होता है, आपका मैग्नेट सैचुरेट कर जाता है, और इस पार्ट को हम बोलते हैं लीनियर पार्ट, लीनियर रीजन। ठीक है, ये आपका सैचुरेशन पॉइंट हो गया, और ये हो गया सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन, और ये हो गया आपका नॉन लीनियर, नॉन लीनियर रीजन, ये हो गया आपका नॉन लीनियर रीजन। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल में हमको पहला जो क्या है, नॉन लीनियरिटी देखने को मिल रहा है, यानी असमानताएं, नॉन मतलब जो हमारे उपयोग में नहीं है वो समानता वो देखने को मिलता है। क्या है वो, सैचुरेशन। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल का सैचुरेट हो जाना, ये हमारी क्या है, लॉसेस के रूप में आती हैं। आप इतना ज्यादा करंट अगर बढ़ा दोगे इतनी सी फ्लक्स के लिए, तो आपका क्या होगा, बेंडिंगिया फूक जाएगी, यानी बढ़ जाएगी आपकी बेंडिंगिया। ठीक है, यानी जो आप उसमें बेंडिंग का उपयोग किए हो वो बेंडिंगिया क्या होगी, फूक जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। इस वजह से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा करंट की वजह से क्या होता है, I स्क्वायर R लॉसेस होते हैं जो क्या करते हैं, हीट उत्पन्न करती हैं, और वो हीट के कारण क्या होगी, आपके बेंडिंगिया का इंसुलेटर ऑफ फेल हो जाएगा, और वो बेंडिंगिया क्या करेगी, जड़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आगे इसमें देखते हैं, जब हम इसका क्या करते हैं, BH कर्व बनाएंगे तो वो कैसा BH कर्व आएगा, उसको हम देख लेते हैं BH कर्व को। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, इसमें देखिए BH कर्व इसका देख लीजिए कैसा होता है, ये भी देखना तो आप लोग को जरूरी है।
क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ के आ चुके हो मैग्नेटिक सर्किट वगैरह, तो आपको बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, लेकिन आपको यहाँ से फिर से थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं ताकि आपका ज्ञान क्या हो और बढ़ जाए, यानी ज्ञान इतना हो जाए कि आप ज्ञानी हो जाओ और जल्दी से आप कहीं सक्सेस हो जाओ। ठीक है, तो देखिए ये आपका BH कर्व कैसा आता है वो देख लेते हैं, H और ये B। ठीक है, तो देखिए जब आप वर्जिन मटेरियल को यूज करते हो तो वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है आपका कर्व आता है। ठीक है, अब देखिए ये इस प्रकार से कर्व क्यों आता है उसको हम देख लेते हैं। जब देखिए आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल वर्जिन यानी नया नया यूज कर रहे हो तो देखिए क्या होता है आपका, वो कुछ इस प्रकार के पथ को फॉलो करता है। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार के पथ को फॉलो करता है और यहाँ पे क्या होगा, सेचुरेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सेचुरेशन हो जाएगा। लेकिन आप जब क्या करते हो, H के मान को यानी MMF के मान को घटाते जाते हो तो मैग्नेटिक मटेरियल अब इस पाथ को फॉलो नहीं करता है, वो एक अलग ही पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है। यानी वो क्या करता है, अब एक क्या अलग पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है, और वो पाथ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए आपने क्या किया, MMF को एकदम 0 कर दिया। ठीक है, वहां पर भी आपका क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का मान कुछ ना कुछ रहता है, यानी इतना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का मान बना हुआ है। तो ये जो मान बना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का, इसको हम क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी, या इसी को हम कहते हैं रेजिडुअल फ्लक्स। ठीक है, तो आप जब मशीन पढ़ोगे यानी डीसी मोटर या डीसी जनरेटर पढ़ोगे तो उसमें क्या रहता है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड रहता है उसमें क्या रहता है, पहले से मतलब मैग्नेटिक जो मटेरियल रहता है उसमें पहले से क्या रहता है, रेजिडुअल फ्लक्स रहता है। ठीक है, अब देखिए जब यहां से ये करंट भी हो गया, ये MMF भी हो गया। ठीक है, ये हो गया फाई। ठीक है, तो देखिए अब क्या रहता है, जो आपकी करंट की वैल्यू रहती है वो कैसी रहती है, अल्टरनेटर रहती है, अल्टरनेटिंग रहती है एसी करंट की वैल्यू। तो पॉजिटिव में देखिए आपको ऐसा वेव मिलता है, और जब ये मतलब 0 पे आता है तो यहाँ पर आपको कुछ रेजिडुअल फ्लक्स आ गया। उसके बाद जब ये निगेटिव में चलना चालू होता है, तो मान लीजिए ये इस पॉइंट पे आ गया, तब ये क्या होती है, फ्लक्स की वैल्यू 0 पर आती है, यानी इतना पॉइंट आपको एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो इतना पॉइंट है इसको हम क्या करते हैं, कोएर्सिविटी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कोएर्सिविटी कहते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद आप देखिए जब फ्लक्स यहां से यहां आता है तो वो कुछ इस प्रकार से माइनस में क्या आता है, सेचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, माइनस में क्या होता है, सेचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है। तो फिर फ्लक्स आपका क्या होता है, 0, यानी अब क्या हो गया, यहां पर आ गया मैक्सिमम पर। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे घटना चालू होता है और 0 पे जब पहुंचता है तो आप देखते हो कि वो यहीं पे है, यानी इतना क्या है, इसमें रेजिडुअल फ्लक्स निगेटिव में है। उसके बाद आप फिर वही क्रिया करते हो और ये यहां पर आ जाता है। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, इतना एक्स्ट्रा चार्ज लगाना पड़ रहा है, यानी इतना एनर्जी लगाना पड़ रहा है। तो यही आपका एक क्या करता है, हिस्टेरिसिस लूप बनाता है, जो क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉसेस के रूप में हमको कोर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही हमारा हिस्टेरिसिस लॉस का कारण है, ये हिस्टेरिसिस लूप। और ये हिस्टेरिसिस लूप किस में बनता है, मैग्नेटिक मटेरियल में बनता है। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में इसीलिए हिस्टेरिसिस लूप नहीं होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, आपका एक
लीनियर रेखा होती है, यानी स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है। ठीक है, तो समझ में आया होगा हिस्टैरिसीस लूप आपको। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चले, इसको नोट, ये हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट भी नोट कर लीजिए आप कि जो आपकी मैग्नेटिक मटेरियल होती है उसमें दो प्रकार की असमानताएं आपको देखने को मिलती हैं, जो हमारे उपयोग में नहीं होती हैं लेकिन वो होती हैं, जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, कम जरूर कर सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते मैग्नेटिक मटेरियल अगर आपको यूज करना है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। There are two types of non-linearity in magnetic material। ठीक है, non-linearity in magnetic material। पहला आपका क्या आ जाता है, सैचुरेशन। ठीक है, पहला सैचुरेशन। ठीक है, ये क्या करता है, विच क्रिएट हार्मोनिक इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर के अंदर क्या करता है, हार्मोनिक क्रिएट करता है। और दूसरा आपका क्या हो जाता है, हिस्टैरिसीस। ठीक है, ये क्या करता है, विच क्रिएट हिस्टैरिसीस लॉस इन कोर, यानी कोर में क्या करता है, ये हिस्टैरिसीस लॉस को उत्पन्न करता है। ये आपका हिस्टैरिसीस जो लूप बन रहा है वो मैग्नेटिक मटेरियल का। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है, आप पढ़े भी होंगे शुरू में कि आपका क्या है, फैराडेज लॉ। ठीक है, तो देखिए फैराडेज लॉ क्या होता है। फैराडेज लॉ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ भी कहा जाता है, फैराडेज लॉ को। तो फैराडे साहब ने अपना सिद्धांत दिया कि देखिए, जब भी कोई कॉइल से या कंडक्टर से कोई फ्लक्स लिंक करता हो, ठीक है, तो जब भी कोई कॉइल या कंडक्टर से कोई फ्लक्स क्या करता हो, लिंक करता हो, और वो फ्लक्स क्या हो, टाइम के साथ वेरी होता हो, यानी टाइम के साथ बदलता हो, तो जो कंडक्टर है उसमें एक क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल पावर का क्या होता है, एक सोर्स डेवलप हो जाता है। यानी इलेक्ट्रिकल पावर का क्या होता है, एक सोर्स डेवलप हो जाता है जब भी क्या होगा, कोई फ्लक्स कोई कंडक्टर को लिंक करेगा और वो टाइम के साथ चेंज होगा, तो उस कंडक्टर में क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पावर का क्या होता है, सोर्स इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या करते हैं, यहां देख लेते हैं। तो फैराडे साहब का लॉ भी देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको क्या है, मैग्नेटिक सर्किट से इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपका कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके बारे में ये बताता है आपका फैराडे साहब का ये लॉ। ठीक है, तो यहां हेडिंग डाल लीजिए, फैराडे लॉ, या इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, इसको दोनों चीज कहा जाता है आपका फैराडे लॉ को। ठीक है, तो देखिए फैराडे लॉ ने कहा जब कोई फ्लक्स किसी कंडक्टर को लिंक करता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई फ्लक्स है, ठीक है, ये 5 फ्लक्स है, ठीक है, ये कोर है, उसमें एक फ्लक्स बन रहा है, ठीक है, यहां से आपने कोई कंडक्टर लिया,
ठीक है, कोई कंडक्टर लिया जो राउंड कर दिया। तो ये देखिए कंडक्टर आपका क्या है, इसको फिर से बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कंडक्टर आपका जैसे देखिए ये कंडक्टर हुआ एक, तो ये फ्लक्स देखिए इस कंडक्टर को लिंक कर रहा है। जैसे देखिए ये कोई कंडक्टर है और ये फ्लक्स चल रही है, ठीक है, ये फ्लक्स चल रही है और टाइम के साथ ये क्या कर रही है, चेंज हो रही है। तो देखिए ये फ्लक्स अगर यहां से निकल जाती है, एयर के थ्रू ये क्या करती है, निकल जाती है, इसको कट नहीं करती है, तो ये क्या कहलाएगा आपका लीकेज फ्लक्स। ये क्या कहलाएगा, लीकेज फ्लक्स। लेकिन यही फ्लक्स इस कंडक्टर को क्या करती है, लिंक कर रही है, तो ये फ्लक्स क्या कहलाएगा, लिंकेज फ्लक्स, यानी लिंकेज फ्लक्स। तो हमारे लिए कौन सा फ्लक्स उपयोगी है, हमारे लिए लिंकेज फ्लक्स ज्यादा उपयोगी है। लीकेज फ्लक्स हमारा क्या हो जाता है, लॉसेस के रूप में हो जाता है। तो हमको क्या होता है, जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो ज्यादा जरूरी है। तो ट्रांसफार्मर की जब भी हम वाइंडिंग करते हैं बहुत ही क्लोज करते हैं, इस वजह से कि आपका जो लीकेज फ्लक्स हो वो क्या हो, बहुत कम हो, लिंकेज फ्लक्स हमारा क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। तो देखिए क्योंकि हमको ज्यादा ये इंड्यूस ईएमएफ की जरूरत होती है, ठीक है। तो देखिए ये एक वाइंडिंग है, यानी एक वाइंडिंग में लिंकेज फ्लक्स क्या हो जाएगा, 1/5, ठीक है। अब इसी तरह देखिए ये आपका 2 वाइंडिंग है, 3 वाइंडिंग है, 4 वाइंडिंग, इसी तरह आप n वाइंडिंग को ले लेते हो, यानी ये वाइंडिंग n है। तो अब इससे लिंकेज फ्लक्स कितना हो जाएगा, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए क्या हो गया, फ्लक्स लिंकेज, यानी फ्लक्स लिंकेज कितना हो रहा है वो हम देख लेते हैं। तो फ्लक्स लिंकेज को हम किससे डिनोट करते हैं, साई से, और ये कितना हो जाता है, n/5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लिंकेज फ्लक्स आपका कॉइल से कितना कर रहा है, वो हो जाएगा n/5, ठीक है। तो यहाँ पे फैराडे लॉ के अनुसार देखिए क्या होगा, एज पर फैराडे लॉ, ठीक है, एज पर फैराडे लॉ ए फ्लक्स, ठीक है, ए फ्लक्स लिंकेज, ठीक है, ए फ्लक्स लिंकेज वेरी विथ रेस्पेक्ट टू, वेरी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वेरी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वेरी विथ रिस्पेक्ट टू, विथ टाइम, टू रिस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट, विथ टाइम, ठीक है, ए ईएमएफ इंड्यूस, ठीक है, या इट इंड्यूस, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, ठीक है। यानी देखिए एज पर फैराडेज लॉ ए फ्लक्स लिंकेज वेरी विथ रेस्पेक्ट विथ टाइम, यानी टाइम के साथ क्या कर रहा है, वो वेरी हो रहा है। इट इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, यानी उस कॉइल के अंदर क्या होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो वो इंड्यूस ईएमएफ देखिए कितना होगा, E बराबर डी साई अपॉन डी टी। ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है आपका, वेरी है, ये जो आपका फ्लक्स लिंकेज है, ठीक है। तो ये हो जाएगा E बराबर यहां से डी एन फाई, ठीक है, अपॉन डी टी, ठीक है, जहां से n आपका कांस्टेंट है तो वो बाहर हो जाएगा और यहां हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी, ये हो जाएगा आपका E, ठीक है। तो ये देखिए ये हो जाता है आपका फैराडेज लॉ, ठीक है, कि कितना इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका फैराडेज लॉ, इसको नोट कर लीजिए। और
फैराडे साहब ने और क्या बताया कि ये देखिए आपका ये क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक सर्किट है यानी मैग्नेटिक एनर्जी है, ठीक है। उसको हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। उसको क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं यानी बदल रहे हैं। तो ये जो आपका ये देखिए मैग्नेटिक एनर्जी यानी मैग्नेटिक एनर्जी को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ज कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जो फैराडेज लॉ है वो क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन पर काम करता है, यानी ये जो लॉ है एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए, इट्स लॉ, ठीक है, इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये फैराडेज लॉ, ठीक है। अब देखिए फैराडेज लॉ के बाद आपके एक साइंटिस्ट और आते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि बिना मेहनत के बहुत ही नाम कमा ले जाते हैं। उनका काम क्या रहता है, वो क्या करते हैं, फैराडेज लॉ के आगे बस एन के आगे क्या करते हैं, एक माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और बहुत ही वो नाम कमाते हैं, ठीक है। तो माइनस के चिन्ह लगाने के बाद ये जो लॉ होता है वो क्या हो जाता है, लेंज लॉ के रूप में हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेंज लॉ कहते हैं। तो देखिए लेंज लॉ आपका क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है उसकी पोलैरिटी कैसी होगी, वो क्या करता है आपका, ये लेंज लॉ बताता है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, ठीक है, उसकी पोलैरिटी कैसी होगी। और दूसरा ये नियम बताता है कि इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द काउज, ठीक है। यानी जैसे आपको हिंदी भाषा में समझाते हैं समझने के लिए, देखिए एक बाप है और एक बेटा है, ठीक है। तो देखिए बेटे की उत्पत्ति किसकी वजह से हो रही है, बाप की वजह से, यानी बेटा जब भी पैदा होगा यानी बेटे की उत्पत्ति किसकी वजह से होगी, उसके पिताजी की वजह से। तो बेटा जब बड़ा होता है तो वो क्या करने लगेगा, बाप का ही क्या करने लगेगा, विरोध करने लगेगा, यानी उन्हीं का क्या करेगा, बहिष्कार करेगा, उन्हीं का क्या करेगा, विरोध करने लगेगा। तो यही चीजें क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी काम आती हैं। तो देखिए जिस चीज से मतलब जिस चीज से वो पैदा होती है जो चीज, तो जो चीज जो पैदा हुई है जिस चीज से, उसी का क्या करने लगती है, विरोध करने लगती है। जैसे बाप का बेटा विरोध करने लगा तो वो बाप से ही क्या हुआ, पैदा हुआ है, और बेटा क्या करने लगता है, बाप का विरोध करने लगता है, इनारे ये काम ना हुई, ऐसे हुई, जो हम कहते वैसे हुई। तो ये चीजें होती हैं, इसमें भी बाप का क्या करने लगता है, बेटा विरोध करना चालू करता है। वही चीज यहाँ पे है कि जिस चीज से उत्पन्न होती है उसी का क्या करती है, विरोध करना चालू करती है। यही इनका दूसरा नियम था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, आपका ये हो जाता है, देखिए E बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, ये हो गया। तो यहाँ पे जो माइनस चिन्ह होता है यही आपका क्या है, लेंज लॉ है, यही आपका लेंज लॉ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, बाय यूजिंग लेंज लॉ, ठीक है, बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग या बाय यूज ऑफ लेंज लॉ, ठीक है, बाय यूज ऑफ लेंज लॉ वी कैन फाइंड पोलैरिटी, ठीक है, वी कैन फाइंड पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ,
ऑफ इंड्यूस्ड, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। बाय यूजिंग लेंज लॉ वी कैन फाइंड पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, यानी जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है उसकी पोलैरिटी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, एज पर लेंज लॉ, ठीक है, द इफेक्ट always opposes to, या it opposes it cause, ठीक है। यानी क्या करने लगता है, वो काउज का ही इफेक्ट का विरोध करने लगता है। तो इसको नोट कर लीजिए, अभी आपको समझाते हैं कि कैसे काउज का विरोध करता है और कैसे हम क्या करते हैं, ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसकी पोलैरिटी ज्ञात करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं, देखिए ये आपका ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर का कोई कोर है, ठीक है। ये आपकी ये वाइंडिंग मत होना, ये यहाँ से ये वाइंडिंग रहने दीजिए, ये वाइंडिंग बनाइए, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कोई फ्लक्स फ्लो कर रहा है, यानी कोई फ्लक्स पूरे वाइंडिंग से क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। और ये फ्लक्स की दिशा किधर है, φ1 मान लीजिए, इधर ये इस साइड है, ये φ1, ठीक है। यहाँ पर कोई हम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है E2, ठीक है। जब देखिए यहाँ पे भी लोड नहीं लगा हुआ है तो ये फ्लक्स इसके कट कर रहा है, तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ये देखिए यहाँ लिखते हैं हम काउज और यहाँ लिखते हैं हम इफेक्ट, ठीक है। यहाँ लिखते हैं काउज, यहाँ लिखते हैं इफेक्ट, ठीक है। तो देखिए ये काउज क्या होगा, φ1 क्या है आपका, काउज है, तो इसका इफेक्ट हमको क्या मिल रहा है, E2 क्या मिल रहा है, हमको इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको यहां से शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या होगा, एक I2 करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और ये I2 करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा, E2 की वजह से, क्योंकि E2 क्या है, आपका इलेक्ट्रिकल पावर का क्या है, सोर्स है। तो ये देखिए φ2 के वजह से क्या करेगा, E2 की वजह से क्या होगा, आपका I2 करंट फ्लो करेगा। अब देखिए ये I2 करंट जो है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, इस वाइंडिंग में, यानी इस वाइंडिंग में क्या होगा, एक फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। यानी इस वाइंडिंग में क्या होगा, एक फ्लक्स जनरेट होगा और वो फ्लक्स क्या करेगा, इस वाइंडिंग को कट करेगा, ठीक है, इस वाइंडिंग को कट करेगा। तो इस φ2 के कारण भी क्या होगा, एक इसमें फ्लक्स जनरेट होगा। जो फ्लक्स क्या करेगा, देखिए जो फ्लक्स क्या करेगा, इस I2 के कारण जो फ्लक्स जनरेट होगा वो क्या करेगा, एज पर लेंज लॉ ये क्या करेगा, φ1 का क्या करेगा, विरोध करेगा, φ1 का क्या करेगा, विरोध करेगा, क्योंकि E2 φ1 की वजह से E2 आया इफेक्ट, E2 की वजह से I2 और ये I2 की वजह से φ2 आ रहा है। तो ये φ2 क्या करेगा, काउस का ही विरोध करेगा। तो अब देखिए यहां से फ्लक्स ऐसे गया और ये फ्लक्स क्या होगा, ऐसे जाएगा, ये क्या होगा आपका
φ2 होगा ये फ्लक्स, ठीक है। ये फ्लक्स φ2 इधर का होगा कि यहाँ पे इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द काउज, तो यहाँ से ये काउज का विरोध कर रहा है। तो हमको ये पता चल गया, आपको अभी बताया कि बाप बेटे वाली कहानी है। ये हो गया बाप और ये हो गया बेटा उसका, ये ठीक है। इसका विरोध करना ये शुरू कर रहा है। अब ये यहाँ पे भी हो रहा है। अब देखिए, अब हम ये जान गए कि इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द काउज, उससे हम पोलैरिटी को कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम पोलैरिटी को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल का उपयोग करते हैं। तो राइट हैंड ग्रिप रूल आपका क्या कहता है, थंब जो है वो किधर है, फ्लक्स की दिशा में होगा और उंगलियां आपकी क्या होंगी, करंट की दिशा में होंगी। तो देखिए ये फ्लक्स इधर है और ये बैंडिंग को हम क्या कर रहे हैं, बैंडिंग को की तरफ मोड़ रहे हैं। तो ये इधर का हो रहा है, यानी आपका करंट क्या होगा, ये करंट अभी नहीं पता है कि किधर होगा, लेकिन करंट फ्लो करेगा। तो ये देखिए वाइंडिंग के तरफ, यानी करंट आपका इधर फ्लो होगा ऐसे, ठीक है। यानी ये ऐसे आया, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये आया ऐसे। अब आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल जब सोर्स होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव से करंट निकलता है और नेगेटिव में जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव से करंट निकल रहा है और नेगेटिव में जा रहा है। तो ये आपका टर्मिनल क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे हमको पोलैरिटी का पता चल गया आपके किसके, लेंज लॉ से। और दूसरा इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द काउज, ये भी हमें पता चल गया लेंज लॉ से, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही, ठीक है। आपको फिर से निवेदन है कि वीडियो को आप शुरू से देखिए। पहला लेक्चर इस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। और आपके अगर छोटे भाई या मित्र गण कोई भी आपका ITI में पढ़ता है तो फर्स्ट ईयर का भी इलेक्ट्रीशियन का आपका सब्जेक्ट चल रहा है, वहां से आप उनको लिंक शेयर करके उनको भी पढ़ने के लिए बोल सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी आपकी डाउट्स हो वो क्या करिए, कमेंट के द्वारा हमको भेजिए, तो उसको हम क्लियर करके आपको भेजेंगे। तो आपसे निवेदन यही है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आगे की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।